नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, बहुत खुशी की बात है, फिर से आपका इस्तकबाल है तर्जुमान का स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू बात वही जो दिल को छू जाए। नाज़रीन किराम, आज हमारे दरमियान जो मेहमान बने हैं, मैं उनका तारुफ इस तरह कराना चाहूँगा कि नौजवान उनको भाई कह के पुकारते हैं और बुजुर्ग जो है उनको बेटा कह के पुकारते हैं। और सबसे बड़ी बात उनका परिचय है, वो एक मारूफ सोशल वर्क हैं, समाजी खिदमतगार हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं और साथ में वो इंजीनियर होने के बाद भी कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस में अपना रुचि रखते हैं और बिजनेस को लेकर चलते हैं। हमारे दरमियान मारूफ बालाशोर के सोशल वर्कर, मशहूर सामाजिक कारकुन सैयद सलीम रजा साहब हैं, जिनका हम इस्तकबाल करेंगे। खैर मकदम आपका, वेलकम। थैंक यू। तर्जुमान न्यूज टाइम में आपका बहुत खुशी की बात है कि आज आपको हम अपने मेहमान के रूप में पाए हैं। इससे पहले भी आपने काफी सारा रूबरू प्रोग्राम तर्जुमान में देखा होगा। छोटा सा स्टूडियो आप तशरीफ लाए, किस तरह आपकी दिल की इजहार ख्याल पेश करना चाहेंगे? अब देखिए, आपने कहा कि छोटा सा स्टूडियो, अब छोटे और बड़े की माप आज तक मैंने समझा नहीं है। मुझे लगता है कि इंसान का जो साइज होता है उसके अंदर छोटा सा एक चीज होता है, दिल। तो दिल बड़ा होना चाहिए और ये स्टूडियो मुझे इंशाल्लाह लगता है कि बड़ा से बड़ा होते जा रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है और आपकी दुआएं भी शामिल हाल है और धीरे धीरे आपकी मशवरा भी शामिल हाल रहती है और हम जो है इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। आप जैसे मुखलिस दोस्त भी बहुत सारे हैं, बड़े भाई हैं जो वक्तन फ़वक्तन मशवरा देते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जैसे कि उसमें आपका जो नाम भी शामिल हाल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर की पढ़ाई की है, उसके बाद में जो है अपने सोशल काम में एक्टिव रहते हैं और साथ ही जो है मतलब हर तरह के बिजनेस को ट्राई करके हर तरह के बिजनेस में आप कामयाब रहे। तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, किस तरह की मसरूफियात है आपकी? देखिए, आप जानते हैं कि मैं सोशल लाइफ में हूँ। आपने खुद ही कहा कि एक सामाजिक कारकुन हूँ, तो एक सोशल वर्कर की लाइफ बहुत खुली और कॉमन होती है। तो आप रेगुलर एक्टिविटीज मैंने देखते हैं, जो भी मैं करता हूँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे लोगों का सेवा हो, आप तो देखते ही हैं। तो बिजी कैसे रहता हूँ? मुझे तो लगता है कि वक्त की कमी हो जाती है कभी कभी और बिजी रखने का कोई जरिया है नहीं। वक्त कैसे गुजर रही है बस इन तमाम चीजों में? वक्त अच्छा, काफी अच्छा, बिकॉज आप जो भी करते हो, अगर आप खुश हो तो आपका वक्त अच्छा ही बीतता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप खुशी के साथ वक्त गुजारते हैं। ये जो है कहा जाता है कि धूप है तो छाँव, छाँव है तो धूप रहना ही चाहिए और ये एक नेचुरल है कि खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी आती है। बिल्कुल। हमने जो है जाना कि आप इंजीनियरिंग की जो है डिग्री हासिल किए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई की जो लाइफ है, शुरुआती दौर, बचपन का दौर, आपके वालिद साहब की बात अगर कुछ लोग हमारे अगर नाज़रीन ना जानते हो तो मैं उनको बता दूं कि सलीम रजा साहब के वालिद साहब मतलब डॉक्टरी लाइन में यानी हॉस्पिटल में एक बड़े ऑफिसर रहे। यहाँ तक कि जो है उनका जो है परिवार, उनकी मम्मी जो है केंद्रीय विद्यालय की टीचर रही और वहाँ से जो है उन्होंने सबकदोश हासिल किया। उनके वालिद साहब जिंदगी भर जो है मेडिकल ऑफिसर के तौर पे रहे और आखिरी दम भी जो है मेडिकल की जो है सेवा करते हुए जो उनके आखिरी जो है घड़ी, इंतकाल की घड़ी भी जो है वो मेडिकल सेवा में गुजरा। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि सलीम रजा साहब को सब जानते हैं, आपके एजुकेशन लाइफ यानी आपकी पढ़ाई की शुरुआती दौर, स्कूली लाइफ, कॉलेज लाइफ, कहाँ किस तरह पढ़ाई आपने की? देखिए, जैसे आपने कहा कि अम्मी हमारी केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, तो सेंट्रल स्कूल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और चूंकि अम्मी टीचर थी तो मैं उसी स्कूल में पढ़ता था। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्योंकि ज्यादातर होता है कि बाप माँ जिस स्कूल में टीचर होते बच्चे उनके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, खासकर सरकारी स्कूल में। देखिए, एक्चुअली सरकारी स्कूल को हम लोग बेफजूल बदनाम करते हैं। सरकारी स्कूल इसलिए होती है कि सरकार तवज्जो देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो
ये दौर जो चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम दौर, उसके वजह से हम बेफजूल सरकारी मीडियम को बदनाम करते हैं। अदरवाइज वहां पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, और अगर बच्चा पढ़ना चाहा तो कहीं पे भी हो सकता है। खैर बहरहाल मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि मेरी स्कूली लाइफ किस तरह बीती थी। जी 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 तो क्योंकि अम्मी हमारी केंद्रीय विद्यालय में थी तो मैं वहीं एडमिशन लिया था। जी। और आपको पता है कि माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे बिगड़े। तो मेरा भी वही सिलसिला था कि अम्मी स्कूल में थी तो बदमाशी शरारती होता नहीं था। तो लोग कहते थे वो काफी अच्छा बच्चा है। तो पता नहीं मैं उतना अच्छा हूं नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी अम्मी वहाँ टीचर थी तो काफी अच्छा बच्चा के रूप में था। वहां से 10th पास करने के बाद फिर पहला बैच था केंद्रीय विद्यालय का जो 12th स्टार्ट किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह साइंस पे एडमिशन हुआ। 12th पढ़ा मैंने वहां से। फिर हमारे टाइम पे एक दौर था कि हर बच्चा एंट्रांस देता था। अब एंट्रांस एक ट्रेंड था, स्टाइल था, सब बच्चे दे देते थे, तो हमने भी दे रखा था एंट्रांस। तो एंट्रांस देने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, और अचानक वो बंद माहौल से खुला माहौल मिलना, खास करके बॉम्बे का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल, तो काफी चेंजेस आ गया था मेरे में उस तक। तो अब बचपना जो है मुंबई में गुजरा क्या? मतलब जवानी बीता हुआ है। अब बचपना तो बालेश्वर में था केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। और कॉलेज लाइफ जो है मुंबई, कॉलेज लाइफ महाराष्ट्र में गुजरा। महाराष्ट्र। तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई फिर कौन से कॉलेज से की? महाराष्ट्र से 12th के बाद मैं एंट्रेंस देके महाराष्ट्र गया था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय विद्यालय से यानी सेंट्रल स्कूल से आपने पढ़ाई की। आज भी लोगों की ख्वाहिश होती है कि काश के केंद्रीय विद्यालय में हमारा दाखिला हो जाए, और वहाँ पे हिंदी बहुत अच्छे अंदाज से स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, हिंदी में पकड़ आती है वहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की लाइफ शुरुआत की, फिर महाराष्ट्र में पढ़ाई की। लेकिन इन तमाम चीज़ों में आपके वालिद और उनकी आपकी वालिदा ने, आपके माँ बाप ने आपको इंजीनियर बनाया, ताकि बेटा इंजीनियर, जैसा कि आज भी सोच है कि बेटा इंजीनियर है, क्या है ना, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। लेकिन बेटा इंजीनियर बनने के बाद बिजनेसमैन क्यों बना? देखिए, जब बात इंजीनियर की करते हैं तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदू संस्कृति के हिसाब से सबसे बड़ा इंजीनियर जो है, आर्किटेक्ट जो है, वो विश्वकर्मा है। बट विश्वकर्मा ने कभी जॉब नहीं किया, उन्होंने बिजनेस से किया। तो उसी तरह हमारे इस्लाम में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस में थे। तो खैर बहरहाल मैं बिजनेस शौक से नहीं किया। दरअसल जब मैं एक जर्मन कंपनी में था, हाईटेक, और सडनली मुझे मैसेज आता है कि वालिद के यानी कि मेरे फादर का तबीयत खराब है। तो मैं वापस आता हूँ, पता चलता है एक्चुअली कि मैं अपने वालिद को खो चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पढ़ाई है उस हिसाब से काफी, उस समय बालेश्वर में जॉब्स नहीं थे। तो मुझे लगा कि मेरी इतनी पढ़ाई होने के बाद वो जॉब मुझे शायद ना मिले। अच्छा। और इनफैक्ट मैंने कोशिश भी किया तो वो क्वालिटी का जॉब नहीं मिला, और जितने भी मिले मुझे ओवरसीज मिले, जर्मनी में मिले, अमेरिका में मिले। तो मुझे लगा नहीं, फिर मुझे माँ को छोड़ के जाना पड़ता। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगा कि बाप को खो चुका हूँ, माँ को नहीं खोना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो जॉबलेस रहा, बेकार बैठा। काफी लोगों को सुनना भी पड़ा कि इंजीनियरिंग करके एक फॉरेन के एक इतने अच्छे कंपनी में आप यहाँ जॉबलेस हो, बाहर क्यों नहीं जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहते हैं, रिश्तेदारों का कहना है, काम है कहना। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मम्मी के साथ रहना है, और वही किया मैंने। तो आपने बिजनेस की शुरुआत, जहाँ तक हमें मालूम है कि उस वक्त जब नया नया मोबाइल का ज़माना हुआ करता था, टाटा इंडिको, उससे शुरुआत किया था, या फिर किसी और से, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? देखिए, एक्चुअली जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला था तो मैंने घर में बोला कि मैं गोट फार्म करूंगा। उस जमाने में इंडो गोट फार्म नाम भी सोच रखा था, एक प्रोजेक्ट भी बना चुका था जी। तो सबसे पहला सवाल मुझे आया कि इंजीनियरिंग पढ़ के तू बकरी पालेगा। तो मुझे बुरा लगा था कि बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता। खैर बहरहाल फैमिली का वो सपोर्ट नहीं था बकरी पालने में, गोट फार्म करने में। तो मैंने ITR में इंटरव्यू देने गया था मैं एज अ इंजीनियर। तो वहां पे जो थे मिस्टर कानन, उन्होंने बोला कि आप इतने एजुकेटेड हो, इतने टैलेंटेड हो, तो आप क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करोगे, आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो उन्होंने मुझे पहला बिजनेस दिया था सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करने का, CC कैमरा इंस्टॉल करने का। तो ITR में हम लोगों ने सुपर स्लूथ सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से स्टार्ट किया और कैमराज इंस्टॉल किए। वो मेरा पहला बिजनेस था। उसके बाद फिर जब मोबाइल का दौर आया तो रिपेयरिंग आता था, मोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैंने मोबाइल रिपेयर स्टार्ट किया था, सेलिंग स्टार्ट किया था।
और टाटा इंडिको मोबाइल जो था या फिर फोन था, उसमें भी काफी आपने शोहरत हासिल की। टाटा इंडिकॉम ऐसा था कि मेरे पास उस टाइम पे 40-50 बच्चे काम करते थे, एक बड़ा सा ऑफिस था। वो एक डिसिप्लिन वे में बिजनेस था, और मोबाइल का जो था हाथ में स्क्रू ड्राइवर हुआ करता था, वो जमाना था। ये डिसिप्लिन था, बिकॉज मैं चैनल पार्टनर था उस टाइम पे, तो वो भी एक दौर था। चलिए नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सैयद सलीम रजा साहब बहुत सारे बिजनेस में जो है ट्राई किया और हर बिजनेस में सक्सेस रहे, और इस वक्त वो बिल्डर के जो है बिजनेस में है, बाकायदा बनाकर जो है चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर दुकान या ऑफिस रूम बनाकर जो है लोगों को मुहैया करवाते हैं, छत मुहैया करवाते हैं। इस तरह का बिल्डर के हिसाब से भी जाने जाते हैं। तो ये तमाम आपका बिजनेस पर्पज रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों में सोशल कामों की तरफ आप क्यों मुतवज्जा हुए? क्या ये किस तरफ जो है, इस तरफ जो है खिंचाव क्यों रहा सोशल कामों में, लोगों को हेल्प करने में? आप कहाँ से ये आप जो है आपको आइडिया आया कि नहीं, या फिर किसी का से मुतासिर हुए कोई लोगों को देख करके, नहीं सब वो कर रहे हैं, लोगों की खिदमत मुझे भी करनी है? देखिए, सबसे पहले कि ये जो सोशल वर्क है हर इंसान करता है, हर इंसान जितना भी आप कहीं पे भी जाइए ना कोई किसी को मदद करता है, तो मदद ही सोशल वर्क है एक्चुअली। तो वो हमारे खून में था, बिकॉज पापा डॉक्टर थे, लोग इलाज के लिए आते थे, गरीब लोग मेडिसिन नहीं हुआ करती थी तो मेडिसिन की हेल्प लेते थे, तो सोशल वर्क वहां से देखता था मैं, माँ बाप को हेल्प करते हुए। माँ टीचर थी तो बच्चों को पढ़ा देती थी फ्री में, तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरा पे जो हंसी देखने को मिलता था वो सोशल वर्क से मिलता था। बट मुझे वैसा कुछ रुचि नहीं था। मेरे वालिद जाने के बाद जब देखा मैंने कि काफी लोग परेशान हैं, तो मैंने कहा नहीं, इनका साथ देना है। तो वो पहला दौर था जब मैंने शुरू में लोगों को मदद करना शुरू किया था। एक वक्त ऐसा भी आया सलीम भाई कि आप हॉस्पिटल में एमपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप जाने जाते थे। लोग अगर मुसीबत में हॉस्पिटल के लिए पड़ते थे तो आपको उस वक्त भी कॉल करते थे और आज भी कॉल करते हैं। तो उस वक्त का दौर और आज का दौर में किस तरह देखते हैं, और किस तरह का फर्क हॉस्पिटल में देखते हैं, किस तरह सारा इंतजामात चल रहा है? देखिए, उस टाइम पे मैं एमपी हुआ करते थे रविंद्र चेना, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव था, और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा था कि आपको जो डेवलपमेंट के लिए मुनासिब लगता है आप करो। एक चीज उन्होंने कहा था, ईगो मत दिखाना, प्राउड मत होना, और लोगों को झड़क के बात मत करना। तो खैर वो तो मेरे खुद की नेचर थी कि मैं ईगो और प्राउड था नहीं। तो उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था मुझे, तो जिसके वजह से मैं देखा कि हॉस्पिटल में लोगों को क्या क्या चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि ब्लड डोनेशन में एक टेबल पड़ा रहता था, लोग वहां देते थे। तो ब्लड डोनेशन में एक्चुअली थोड़ा एलिवेटेड लेवल में ब्लड बैंक में तो हाँ, तो आसान होगा। तो हमने सबसे पहले ब्लड बैंक में 2 काउच जो है ब्लड डोनेशन का जो बिस्तर है वो लाया। उसके बाद फिर देखा कि बाहरी इलाका में लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको यहाँ इतना दूर आना पड़ता है डोनेशन के लिए, तो हमने एक मोबाइल वैन लाया कि हम उन तक पहुंच पाए और ब्लड ले पाए। और उसके बाद आप देखे होंगे बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी चल रही है, वो भी हम लोगों का प्रपोजल था। और एमपी के टाइम ही हुआ। हाँ, ये सारे चीज हमारे साबिक एमपी रविंद्र कुमार जेना के टाइम में। हाँ। और आपने कहा कि तब की दौर और आज की दौर हम कैसे देखते हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप चुटकी बजाओ और सारा डेवलपमेंट हो जाए, ये धीरे धीरे होता है। तब भी कुछ हुआ था, आज भी कुछ हुआ है, तब भी कुछ कमी थी, आज भी कुछ कमी है। मेडिकल में जब तक आखिरी इंसान को फैसिलिटी ना मिल जाए तब तक आपका सोशल वर्क पूरा नहीं होता। चलिए, ये तो आपका जो है एक अंदर से बड़कपन भी इससे साबित होती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक को बंदा तक पहुंचे जहां तक आपको मदद देनी चाहिए या फिर उसके लिए मदद के लिए खड़े होने चाहिए। ये आपका सोच है, बहुत उम्दा सोच है, जो कि आप कह रहे हैं कि हर एक आखिरी बंदे तक जहां तक मदद ना पहुंचे तब तक जो है आपके सोशल काम मुकम्मल नहीं होती। ब्लड डोनेशन की बात आप जब कर ही दिए हैं कि ब्लड बैंक में आपने जो है मोबाइल वैन का जो है ये किया, और उसके बाद बेड में जो है बढ़ोतरी की, सब कुछ किया। उसके बाद हमने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप उस वक्त जीवन बिंदु के माध्यम से जो है एक संस्था चल रहा था, सरकारी ही ये संस्था था, लेकिन उसके मैंने जीवन बिंदु के आप कोऑर्डिनेटर भी हुआ करते थे। और ब्लड डोनेशन में एक रिकॉर्ड जो है आपका रहा, एक बहुत बड़ा नाम रहा कि आप
ब्लड डोनेशन करवाने में, नौजवानों को इकट्ठा करके ब्लड कलेक्ट करवाने में अहम भूमिका निभाया। तो ये जो ब्लड डोनेशन करवाना, लोगों की जान बचाने की जो है, उस तरफ फिर किस तरह माइल हुए आप? देखिए, बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप ज़कात करते हो, दान करते हो, तो अपने घर से शुरू होती है। तो मुझे याद है 1986 की बात है, मेरे पापा को कैंसर हुआ था, तो टाटा मेमोरियल में थे, कैंसर हॉस्पिटल में। तो वहाँ ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैंने दिया था। वो मेरी पहली बार ब्लड डोनेशन थी। मैंने आपके पापा को अपने दिया था पहला? खुद के पापा को। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में, उसी के 6 महीने बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, तो एक मरीज जिसके आसपास कोई नहीं है, मदद मांग रहा है, कोई ब्लड देने तैयार नहीं, मैंने दोबारा ब्लड दिया था। उसके बाद उसके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखा, उसका जो, ऐसा लगा मुझे कि मैंने जान बचा लिया, कि भाई सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है जो जान बचा सकते, एक मामूली इंसान भी ब्लड देकर जान बचा सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिलसिला चलना चाहिए। अब वो सिलसिला आज तक चल रहा है, लेकिन मैं अकेला कितना ब्लड दे सकूंगा? अगर साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार भी दूंगा ना, तो 30-40 साल तक ज्यादा से ज्यादा 100-200 ब्लड दे पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और ब्लड दूंगा। तो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड। मैंने लोगों को इकट्ठा किया, ब्लड डोनेशन करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते हैं ना कि अच्छे लोग जुड़ते गए। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। वैसे लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। वाकई बेशक जो है, इंसान जब कोशिश करे तो हर एक मुश्किल हल हो जाती है, और आपने वो करके साबित भी किया। और इस वक्त जो है देखा जा रहा है कि आप ज़्यादातर जो है, पहले जो है बहुत हर एक चीज़ में आप एक्टिव रहते थे। हर एक, चाहे वो सियासी जमात की बात किया जाए, पार्टियों को मतलब प्रोग्राम रहे या फिर लोगों के प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में सैयद सलीम रज़ा नज़र आते थे। लेकिन इन दिनों आपका एक संगठन चल रहा है वाव के बाद में साइकिलिंग के अलावा आप कहीं नज़र ही नहीं आते। आप जो है अपने बिजनेस में मसरूफ नज़र आते हैं, लेकिन लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं ज़रूर। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले हर चीज़ में मैं नज़र आता था और नज़र नहीं आता हूँ। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ी सी समझदारी आ गई है। हर चीज़ को फेसबुक में पोस्ट करना या दिखाना कहीं ना कहीं अंदर से गलत लगने लगा है। तो पहले जो एक्टिविटीज़ होती थी, हम डाल देते थे नादानी में। आज ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का दुआ फोटो से बढ़ के है। क्या बात है। तो उसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो आज तक लोगों को लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, और ऐसे होना भी चाहिए। एक्चुअली पहले हम इमेच्योर थे, तो बड़ा अच्छा लगता था एक नया काम करके, और खुशी खुशी उसे डाल देते थे। तो आजकल थोड़ा सा मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज भी आप उसी तरह एक्टिव हैं, लेकिन सोशल मीडिया से दूर हैं। मतलब सोशल मीडिया में प्रचार जिस तरह पहले के, मतलब अभी भी आप जवान है, उस वक्त भी जवान थे, लेकिन उस वक्त जिस तरह डालते थे, अभी जो है मतलब डालने से थोड़ा बच रहे हैं। थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, थोड़ी समझदारी आ गई है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में डालने से आपके कामों से लोग मुतासिर होकर और आगे बढ़ते हैं। इसका भी एक अलग उसका जो है हिस्सा है। उस अंदाज से भी लोग डालते हैं कि ताकि मैं कर रहा हूं तो दूसरा देखकर वो भी करे। इस तरह भी सोच लोगों का है, लेकिन आपका सोच भी कहीं गलत नहीं है। आपका सोच भी बहुत जबरदस्त है। पहले जो हम पर्सनल एक्टिविटी है ना, एक को मदद किया, 1:1 हम डाल देते थे। अब हम ग्रुप एक्टिविटी डालते हैं, जो हम ग्रुप में काम करते हैं वो डालते हैं, और 1-1 वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो अपनी अपनी सोच है, तो समहाउ मैं नहीं डाल रहा हूँ आजकल। अगर हम बात करें वो मतलब दौर का, जिस दौर में लोगों के अंदर एक खौफ, दहशत, ऐसा दौर गुजरा 2020 के मार्च से, शायद मेरे ख्याल से शुरू हुआ था कोविड, और 2021-2022 तक जो है उसका जो है असर रहा। पूरा माहौल गर्म, हर तरफ लोगों की आहो पुकार, मौतें, नौजवान चले गए, बाप चला गया, माँ चली गई, और उस दरमियान हमने अपनी माँ को भी खोया। बहुत सारे दुख दर्द जो है लोगों ने झेला। उस वक्त जब लोग कोविड से ऑक्सीजन के लिए जो है परेशान थे, पूरे मुल्क में कह लिया जाए कि ऑक्सीजन की सोर्स, और पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उस वक्त लाखों में ऑक्सीजन बिकने लगा। लेकिन उस वक्त बालेश्वर वालों ने देखा कि सैयद सलीम रज़ा
ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं, वो भी फ्री। ये कैसा मुमकिन था? देखिए, हमारी कंपनी थी सियारा, हम बिजनेस में थे और हम मेडिकल इक्विपमेंट्स डील करते थे जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी आता था। तो जब मैंने देखा कि सांसें बिकने लगी हैं तो मैंने कहा नहीं, इंसानियत उसके ऊपर होना चाहिए। बेशक। और उसी दिन मैंने वादा किया कि आज से हमारी सिलेंडर्स नहीं बिकेगी, और सिर्फ हमने फ्री मुहैया नहीं कराया बल्कि लोगों के घर जाके पहुंचाया है। और उसके बाद हमने देखा कि किसी माँ का बेटा को हम बचा पा रहे हैं, किसी बेटे के माँ को बचा पा रहे हैं, किसी भाई के बहन को बचा पा रहे हैं। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो जो खुशी है ना, वो शायद चंद पैसों से आपको नहीं मिलेगा। ज़रा अजीब था लेकिन उस वक्त ये मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो है रसूखदार जो है लोग जो है वो भी जो है मतलब कोविड से जो है घबरा कर जो है घर में घुसे हुए रहते थे। और एक तरह का माहौल ऐसा था कि सब अपनी जिंदगी जीना चाहते थे कि किस तरह जो है हम खुद सेफ हो जाए। लेकिन उस वक्त अब बाहर निकलते थे, लोगों के अंदर जो है जागरूकता फैलाते थे, बेदारी फैलाते थे। और सबसे बड़ी बात, बालासोर का एक हॉस्पिटल था, ज्योति हॉस्पिटल, वहां पे उसका नाम सुनते ही लोग घबराते थे क्योंकि वहां जो जाता और वापस नहीं आता, ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन आप डेली वहां ज्योति हॉस्पिटल जाते थे, मरीजों की खबर लेते थे, आपको घबराहट नहीं महसूस होती थी? क्या कहेंगे? डर तो लगता ही था, और ऐसा नहीं है कि हम डर नहीं था, डर लगा। लेकिन जब हमने देखा कि लोगों की जिंदगी की सवाल आ जाती है ना, तो डर छोटा पड़ गया उसके सामने। हिम्मत आ गया। और जब लोगों का फोन आता था, भैया मेरे माँ को बचा लीजिए, यही वर्ड हुआ करता था, सलीम भाई मेरी माँ को बचा लीजिए, तो लगता था कि मुझे तो फ्री पास है, मैं जा सकता हूँ। बिकॉज ज्योति हॉस्पिटल में मेरा सप्लाई था, कोविड मटेरियल कलेक्टर ऑफिस में था, आईटीआर में था, ज्योति में, एमरी में, अश्विन में, सारे मेरे कोविड मटेरियल सप्लाई होते थे, तो फ्री एक्सेस था मेरा। तो जब लोग फोन करके कहते थे ना मेरे माँ को बचा लीजिए, तो पता नहीं एक हिम्मत सा आ जाता था, वो डर बाहर निकल जाता था और ऐसा लगता था कि इंसानी जान के सामने वो डर हार चुका है। तो वही फीलिंग था, बस और कुछ नहीं। चलिए, अल्लाह आपको इस तरह जो है और जज्बा दे, हिम्मत दे, आप लोगों के दुख दर्द में खड़े रहें। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि तनकीद ही सही, लेकिन हकीकत यह है कि आज के डेट में हर गली, हर कूचों में सब अपने आप को सामाजिक कारकुन यानी सोशल वर्क कहने लगे हैं। और बालासोर में खासकर सोशल वर्कर का अगर गिनती किया जाए तो शायद ही कैलकुलेटर जो है वो फेल हो जाए, इतने बड़ी तादाद में लोग अपने आप को सामाजिक कारकुन कहने लगे हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक दौर था सैयद सलीम रजा और कुछ गिने चुने लोगों को सोशल वर्कर कहा जाता था, लेकिन आज की तादाद में सैलाब की तरह जो है सोशल वर्कर है। तो आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या मतलब एडवर्टाइजिंग है या हकीकत में सोशल वर्क कर रहे हैं लोग? देखिए, सोशल वर्क जो पर्टिकुलर वर्ड है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा कि हर इंसान सोशल वर्क करता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, एक अटेंडेंट वो भी सोशल वर्क करता है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां का एक सिक्योरिटी वाला वो भी सोशल वर्क करता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी को मदद करता है अपनी जिंदगी में। तो आपने कहा कि पहले सलीम रजा थे, नहीं, पहले भी बहुत थे, आज भी है। और सोशल वर्क एक ऐसा चीज है कि अब जितना करो वो कम है। देखिए, असल में मैं मेरा कहने का मकसद, क्योंकि नाज़रीन उसको गलत ना ले लें, मैं उसको समझा दूं कि मेरा कहने का मतलब 2012 से हमने इस लाइन पे आए, तो 2012 से अब तक की बात अगर मैं कहूं कि गिने चुने सामाजिक कारकुन में हम लोग देखते थे कि सामाजिक कारकुन, सामाजिक कारकुन, सामाजिक कारकुन, लेकिन आज के दौर में एक सैलाब सा नजर आ रहा है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये हकीकत में सोशल वर्क हो रहा है या मतलब फ्री एडवर्टाइजिंग है, अपने आप को सोशल वर्क बताने की कोशिश है? देखिए, अगर सोशल वर्कर के सैलाब आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों को सेवा मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब समाज नहीं सुधर रहा है, जब हॉस्पिटल का बंदोबस्त नहीं सुधर रहा है, जब मेडिकल का हालत खास्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जन सैलाब सोशल वर्कर का है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर इंसान मधुसूदन बन जाता ना, तो आज ये दौर नहीं होता, कुछ और दौर होता। आज लोगों को तकलीफ डेफिनेटली कम होता। और दूसरी बात है कि सोशल वर्क हाँ कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरह से
जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी समझ है, वो कर रहा है बेचारा। लेकिन सोशल वर्क का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि अब जितना भी कर लो ना कम है, क्योंकि समाज में बहुत सारे डेवलपमेंट होने चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते आप। अगर चलिए, ये तो रही बात कि आपने उन लोगों के बारे में कहा कि आप खुल के नहीं बोले, लेकिन ठीक है फिर, लेकिन आपका कहने का मकसद समझ में आ रहा है कि लोग अगर दिल से काम करें तो समाज में सुधार आएगा ही जरूर। बेशक, ये आपका कहने का मतलब है, अगर लोग आए वेलकम है, सोशल वर्क जितनी आएंगे अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल से सोशल वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार आएगी समाज में, बदलाव आएगा, हॉस्पिटल में बदलाव आएगा और तमाम व्यवस्थाओं में। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक जो सवाल है कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बालासोर में, बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के आप जो है जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और एक्टिव उस वक्त जब आप से जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस वक्त हम लोग मेंबर बने थे कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग मेंबर हैं। सलीम भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, मरहूम जनाब रिहान साहब प्रेसिडेंट हैं। उस वक्त बहुत जबरदस्त काम होता था। साहिरुल भाई भी थे, आपके जो मित्र साहिरुल भाई, उन्होंने यहाँ बैठकर आपके बारे में जिक्र किया और कहा कि सलीम रजा जो है पहले भी मेरा मित्र हुआ करता था, आज भी है और रहते दम तक मेरा मित्र रहेगा। तो क्यों अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से आप दूरी बना चुके? देखिए, दूरी तो नहीं, दुआएं हैं कि वो संगठन अच्छा काम करे, आगे बढ़े। दरअसल जब मुझे रेहान भाई ने बोला था कि आप आओ और आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, तो मैं जुड़ा था। और जुड़ते ही पता नहीं सब अपने आप होने लगा कि लोग आए, बोले कि हमें ईमानदार आदमी की जरूरत है, एक एम्बुलेंस देना चाहते हैं, उन्होंने एम्बुलेंस दिया, तो सारा चीज अपने आप हो रहा था। उसके बाद जब रेहान साहब नहीं रहे, इस दुनिया में इंतकाल हुआ, समा मुझे लगा कि जिस बंदे की वजह से मैं यहाँ था वो बंदा नहीं है। और फिर हर आदमी का अपना सोच होता है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, तो लोगों का अलग है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो किसी और को भी जिम्मेदारी लेने दो। ये सोच के मैं बोला नहीं, मुझे बाहर रहना ठीक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को आज भी आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं, दुआ है कि अच्छे काम करे। कोई भी सोशल वर्क अगर हो रहा है किसी संगठन के द्वारा, अल्टीमेट गोल ये है कि लोगों तक हेल्प पहुंचना चाहिए, और वो अपने तरफ से कर रहे हैं, और भी संगठन अपने तरफ से कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा मीडिया वाले भी अपने तरफ से कर रहे हैं, लोगों की बात को पहुंचा रहे हैं। ये भी एक सोशल वर्क है। तो सब मिलकर ही सोशल वर्क होता है, एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो सही बात है कि कोई अकेला कुछ नहीं करता। अगर बात किया जाए कि उर्दू से मोहब्बत की आपकी, कि जो कि एक खालिस केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला, अंग्रेजी फराटेदार बोलने वाला, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आपको उर्दू से मोहब्बत है होने लगी, और उर्दू के प्रोग्राम जो है में आप जो है दिल से जुड़ने लगे। और ये कैसा मुमकिन है कि उर्दू से मोहब्बत कब और कैसे हुआ, और किस तरह जो है उर्दू से अभी फिलहाल उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह इकदाम करना चाहेंगे बालासोर में? देखिए अजीम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सवाल पूछ के अपनी तारीफ लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं बोल देना चाहूंगा यहाँ पे कि मुझे याद है, मुझे उर्दू से लेना देना तो था नहीं, बिकॉज इंग्लिश में ही बोलता था। सही बोल रहे हैं अजीम भाई। तो मुझे एक बार गेस्ट के रूप में बुलाया गया था इनके स्टूडियो पे, जहां पे काफी अच्छे शायर आए हुए थे। तो उनकी शायरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भी कर पाऊंगा ये चीज। और अजीम भाई की शायरी सुने मुझे अच्छा लगा, और मुझे आज भी उनके काफी सारे चीज याद हैं। अजीम भाई का एक फेवरेट है, अगर दिल में मोहब्बत है बताना भी जरूरी है। तो ये दिल पे उतरी, तो मुझे लगा कि नहीं, शायरी में दम है। फिर बाद में आपने कहा ना मैं हिंदी मीडियम का हूं, तो जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं तो दोस्त वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में मित्र है। तो मुझे लगा जाने अनजाने में मैं उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, उसे यूज करता हूं, और जब उसी उर्दू वर्ड को एक शायरी में डाल दिया जाए ना, तो वो एक बेहतरीन एक फुलदस्ता के रूप में, गुलदस्ता के रूप में वो उभर के आता है। और इंशाल्लाह उर्दू को आगे भी मैं प्रमोट करने में साथ में खड़ा रहूंगा, बिकॉज उर्दू एक बहुत ही मीठी जबान है और काफी
क्या कहते हैं उसमें डेलिकेसी है और अच्छा लगता है सुनने में। चलिए, उम्मीद भी ये रहेगी कि आप इसी तरह उर्दू से मोहब्बत करते रहें, उर्दू को बढ़ावा देने में आप जो है आगे बढ़ते रहें। कहूँगा कि बालेश्वर में आप क्योंकि करीब से देखे हैं बालेश्वर को, बालेश्वर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग रहते हैं और खासकर हम लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग, हर तरह के मजहब के लोग जो है हमारे साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। तो बालेश्वर में आप किस तरह देखते हैं भाईचारा जो पहले था वो अब भी है, या थोड़ा कमी आई है, या फिर जो जहन में कुछ गलत फतूर जो है शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि कोई भी शहर किसी एक कौम को लेकर नहीं होता, बिकॉज हिंदुस्तान एक सेक्युलर सिटी है, कंट्री है, और हमारा बालेश्वर एक सेक्युलर सिटी है। तो पहले भी था भाईचारा, आज भी है, क्योंकि आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मेरे छोटे भाई बिंधानी साथ हैं और वो मुझे लेके आया कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। यही तो है। तो है भाईचारा, कल भी था आज भी है और इंशाल्लाह रहेगा। अगर हमारे नाज़रीन को ये भी बता दूं कि खुशी की बात यह है कि आपको दो बार जब हमारे नवीन पटनायक की सरकार हुआ करती थी, साबिक वजीर आला जो है नवीन पटनायक के दौर में, आपको ब्लड क्लट के द्वारा, सोशल वर्क के द्वारा दो बार मुख्यमंत्री के हाथों यानी वजीर आला के हाथों जो है नवाजा गया। तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि ये तो काम अपने सबों को लेकर किया था, लेकिन आपको बुलाकर जो है वहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया मुख्यमंत्री के हाथों से, किस तरह देख रहे थे? किस तरह फख्र महसूस करते हैं? दरअसल सोशल वर्क एक अकेला का काम नहीं है, और अगर मुझे अब ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो 30-40 हज़ार ब्लड मैंने नहीं दिया, लोगों ने दिया था। तो कहीं ना कहीं हर वो बंदा जो ब्लड दिया था वो हिस्सेदार होना चाहिए था इस अवार्ड का। उसी तरह महानगर दुर्घटना, वहां पे भी हजारों की तादाद में लोगों ने काम किया। सोशल वर्क, वहां पे भी हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। तो मैं थोड़ा अलग देखता हूं इससे कि ये क्लास का एग्जाम नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे को डिक्लेयर कर दो, या कोई रनिंग रेस नहीं है जहां पे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर कर दो। सोशल वर्क हर इंसान करता है और हर कोई हकदार होता है अवार्ड का। यहाँ पे संभव अवार्ड पाना खुशी तो है, बट लगता है जस्टिस नहीं मिलता है सोशल वर्क में अवार्ड देना। तो आपको लगता है कि जो आपको अवार्ड मिला वो बालेश्वर वासियों के लिए है? 100% जो अवार्ड आज मैं स्टेज पे लेके आया हूं उसमें सारे लोग हकदार हैं जो आपके साथ जुड़े, सिर्फ डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी। क्योंकि जब हम ब्लड डोनेशन करते थे ना तो मीडिया का सपोर्ट लेते थे। मीडिया पहले कह देता था कि फलान तारीख को ब्लड डोनेशन है, लोगों को जान बचाना है, स्कैरसिटी है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, आप आगे बढ़िए। तो मीडिया भी सोशल वर्क का काम किया है, जो बंदे आते थे ब्लड देने के लिए वो सोशल वर्क का काम किया, और सबसे जरूरी इतनी तादाद में ब्लड खींचना, जो ड्रॉ करना, जो ब्लड बैंक के लोग काम कर रहे हैं वो भी हकदार है इस अवार्ड का। सिर्फ अकेला मैं नहीं हूं, मेरा अकेले से कुछ नहीं होता है। वो आपके वो कौन से काम हैं जो लोगों को भाता है और लोग भाई करके पुकारते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? वो तो लोग ही बता पाएंगे कि कौन सा मेरा काम भाता है। और रही बात भाई बोलने की, एक्चुअली जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना तो मैं उसका हल नहीं ढूंढता हूं। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं और वो उस ढंग से मैं सॉल्व करता हूं। मतलब आपको लगता है कि वही चीज जो है लोगों के दिलों में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम मुझे नहीं लेके आए, वो मेरा ही प्रॉब्लम है, तो मैं अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करता हूं। तो वो एक रीजन है लोग मोहब्बत से भाई बोलते हैं। इस बात के बाद में जो है अगर कहूँगा कि आपको खुद जब आप दुखी होते हैं, क्योंकि आपके जिस तरह आपने कहा कि आपने वालिद को खोने के बाद आपने कहा कि मैं और बाहर जाने के मूड में नहीं रहा क्योंकि माँ को के लिए मैं यहाँ रुका रहा। इस तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव, धूप छांव आता रहता है। तो ऐसा जब मोमेंट आता है तो आप अपने आप को मोटिवेशन कैसे करते हैं? अपने आप को मतलब किस तरह सहारा देते हैं, किस तरह मजबूती दिखाते हैं? देखिए, जब मायूसी आता है, दुख आता है, तो मैं मोबाइल उठा के कभी स्क्रॉल करता रहता हूं तो पुराने मैसेज मिल जाते हैं। उसमें लिखा रहता है थैंक यू भाई, यू सेव्ड माय लाइफ। तो वो ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन आ जाता है, आपको एक फील होता है कि नहीं आपने जिंदगी बचाई है। तो ये लोगों का प्यार, लोगों का मैसेज, लोगों का खड़ा होना, वही मोटिवेशन के लिए काफी है, वही काफी है। जल्दी जल्दी रिपीट राउंड करते हैं और इसमें 5 सवाल हम रखते हैं आपको, और हर एक सवाल का जल्दी से आपको जवाब देना है। आपको किस चीज से मोहब्बत है? इंसानियत, ऊपर वाले से। आपको किस चीज से डर लगता है?
अपने आप से डरता हूं मैं वजह क्या है? कि कहीं मैं लोगों के लिए खरा ना उतरूं। मतलब उसके लिए डर लगता है कि कहीं मैं लोगों का काम सही ढंग से ना कर पाऊं, कहीं मैं लोगों का उम्मीद पे खरा ना उतरूं, उससे डर लगता है। आपकी नजर में बेहतरीन सोशल वर्क क्या है? इंसानियत। अगर कह लिया जाए कि जिंदगी में अगर सबसे बड़ी दौलत, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? दुआ, आप लोगों का दुआ, लोगों का दुआ। आपको सबसे अच्छा अगर दोस्त, यहाँ क्योंकि कैमरा में नाज़रीन देख रहे हैं आपको, आपका सबसे अच्छा दोस्त, दुश्मन तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी दुश्मन तो आप कैमरा में बोलना नहीं, लेकिन आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? देखिए, मैं कैमरा में दुश्मन भी बोलना चाहूंगा, दोस्त भी बोलना चाहूंगा। सबसे अच्छा दोस्त मुझे लगता है कि इंसानियत मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर आपने कहा कि दुश्मन, धोखेबाज लोग। तो बहुत अच्छी बात है कि दोस्त जो है इंसानियत है और दुश्मन जो है धोखेबाज लोग हैं। वाकई जो सामने रहकर और पीठ पीछे बोलते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, समाज के भी दुश्मन होते हैं। तो आखिर में नौजवानों के आप भाई हैं, बड़ों के लिए बेटे हैं, तो क्या पैगाम रखना चाहेंगे बालेश्वर के नौजवानों के लिए, खासकर नई नस्लों के लिए? देखिए, आपके स्टूडियो तर्जुमान स्टूडियो से मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो इतनी जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है आप एक अच्छे इंसान बनो और बेसिक एजुकेशन लो, मोरल एजुकेशन लो। हर इंसान आजकल पढ़ ले रहा है एमए बीए, साथ में एक मोरल एजुकेशन की जरूरत है, जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एक अच्छे इंसान बनो। और दूसरी बात है कि हर नए साल में एक नया प्रॉमिस हम करते हैं, तो मेरा बोलने का मतलब है कि नए साल में क्यों, हर दिन प्रॉमिस करो अपने आप से कि एक अच्छा इंसान बनो। अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो आप लोगों को कुछ दो, बिकॉज जब आप जाते हो ना, कुछ नहीं लेके जाते, कुछ नहीं। तो जब आप अच्छे से जानते हो कि हमें कुछ नहीं लेके जाना है, तो मेरे हिसाब से जब आपको ऊपर वाले ने नवाजा है तो आप लोगों को कुछ देकर जाओ। बहुत अच्छी बात है नाजरीन, जिस तरह हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे सैयद सलीम रजा साहब, और ये कहने से जो है मतलब कहूँगा कि 2025 का आखिरी रूबरू सैयद सलीम रजा साहब के साथ था। फिर 2026 में हमारी मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ रूबरू में। नाज़िर, मुझे उम्मीद है कि सैयद सलीम रजा साहब की हर एक बात आपके दिलों को छुई होगी, आप उनसे कुछ सीखे होंगे। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं नाजरीन, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना हमारा हौसला अफजाई होता है, हमारे जो है और आगे कुछ करने को जो है हमारी हिम्मत मिलती है। नाज़रीन किराम, 2025 का ये आखिरी रूबरू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर 2026 में किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने पेश होंगे इसी रूबरू प्रोग्राम के द्वारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।